चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा आप लोगों के लिए। लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंटिन्यूअसली पूरी तरह से देखें, ताकि आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। आज का हमारा चैप्टर है वायरस। ये वायरस क्या होता है? अक्सर आप लोग सुनते होंगे, देखते होंगे, हमारे फ़ोन में वायरस आ गया, हमारे सिस्टम में वायरस आ गया। क्या होता है ये वायरस? हम कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर वायरस की। ये कंप्यूटर वायरस क्या होता है, पहले तो ये समझना है। एक्चुअली में आप लोग इंटरमीडिएट में वायरस चैप्टर के बारे में पढ़े होंगे, और शायद आप जानते भी होंगे कि बायोलॉजिकल वायरस जो होता है हमारा, उसमें अगर हम देखें तो वो ना तो सजीव होता है और ना ही निर्जीव होता है। मतलब अगर वो किसी सजीव चीज के अंदर है तो वो सजीव होता है, और अगर किसी निर्जीव के अंदर है तो वो निर्जीव होता है। और बायोलॉजिकल वायरस हमारे बॉडी के लिए कुछ हद तक, कुछ वायरसेस हानिकारक भी हैं तो कुछ हद तक कुछ वायरस लाभदायक भी हैं। हमारा ये जो कंप्यूटर वायरस है वो हमारे बायोलॉजिकल वायरस से पूरी तरह से अलग है। मतलब दोनों में किसी भी प्रकार की कोई सिमिलरिटीज नहीं है। सबसे पहले हम आपके दिमाग में ये अच्छे से डाल देना चाहेंगे कि जो बायोलॉजिकल वायरस होता है वो डिफरेंट चीज है हमारे कंप्यूटर वायरस से। जो बायोलॉजिकल वायरस होता है वो गंदगी से, कचड़े से, ये सब से फैलता है। यहाँ इस तरीके की गलतफहमी आप अपने दिमाग में बिल्कुल मत लाइए। अक्सर आप सुनते होंगे क्या कि लैब रूम में चप्पल जूता पहनकर आना मना है। बेशक, और आपके दिमाग में हो सकता है कि ये भी बात आ जाए कि लैब रूम में चप्पल जूता पहन करके जाएंगे, गंदगी होगा, गंदगी से कंप्यूटर में वायरस फैल जाएगा और कंप्यूटर को नुकसान हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ये सब गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। हम किसी कंप्यूटर को एक कूड़े के ढेर पे रख करके सालों तक भी ऑपरेट करेंगे, वो कंप्यूटर का टीन का डब्बा, मतलब उसका कैबिनेट, वो जंग लग के सड़ जाएगा, लेकिन हमारे कंप्यूटर में वायरस नहीं आएगा। हम बीमार हो जाएंगे लेकिन हमारे कंप्यूटर में वायरस नहीं आएगा। कंप्यूटर वायरस अलग चैप्टर होता है, बायोलॉजिकल वायरस अलग चैप्टर होता है। बायोलॉजिकल वायरस सजीव और निर्जीव दोनों होता है, और ये हमारे बॉडी के लिए हानिकारक भी होता है, लाभदायक भी होता है। जबकि एक कंप्यूटर वायरस सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के लिए, ना कि हमारे लिए, ना कि ह्यूमन बींग्स के लिए, हमारा कंप्यूटर वायरस जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कंप्यूटर के डेटा के लिए हानिकारक है, और ये सजीव नहीं होता है। वायरस एक्चुअली में है क्या? तो वायरस जैसे जैसे आपको कोई एप्लीकेशन है ना, वैसे ही होता है वायरस। जैसे आपको कोई सॉफ्टवेयर है ना, वैसे ही होता है वायरस। जैसे आप मोबाइल फोन में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं ना, वैसे ही वायरस आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल होता है। जैसे आप सिस्टम में किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही समझिए वायरस भी इंस्टॉल होता है, और तब जाकर के आपके सिस्टम में ये इन्फेक्शन शुरू करता है। अब एक्चुअली में वायरस होता क्या है, हम लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे कि वायरस क्या है। तो वायरस इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। आप किसी भी सॉफ्टवेयर के डेफिनेशन को देखिए, उसका पहला लाइन होता है इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। सेट ऑफ प्रोग्राम मतलब ये समझने, जानने, पूरी तरह से एकदम डीप में इसका अर्थ समझने में, ए सेट ऑफ प्रोग्राम, ये देखिए एक छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन अगर आप समझना चाहेंगे ना डीप में, तो शायद सालों लगेंगे आपको। कि ए सेट ऑफ प्रोग्राम मीन्स व्हाट। ए सेट ऑफ प्रोग्राम हम क्यों कहते हैं किसी सॉफ्टवेयर को? तो खैर बेसिकली अभी आप इतना ही दिमाग में रखिए कि ए सेट ऑफ प्रोग्राम, वायरस का भी डेफिनेशन वही होगा, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। सिर्फ फर्क ये हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन में आगे का सेंटेंसेस आपका चेंज होता है, और हमारा वायरस का डेफिनेशन में आगे का सेंटेंसेस चेंज हो जाएगा। ए सेट ऑफ प्रोग्राम
विच इज क्रिएटेड बाय एनी यूजर। जी हाँ, हम कहना चाह रहे हैं वायरस बनाया जाता है किसी इंसान के द्वारा, हम और आप इसे बनाने वाले होते हैं। वायरस को बनाने वाले हम और आप ही होते हैं, ना कि कोई ऑटोमेटिकली ये उत्पन्न हो जाता है, गंदगी से फैल जाता है। हम बिना हाथ धोए, बिना सैनिटाइज किए अगर सिस्टम ऑपरेट करें तो वायरस फैल जाएगा, वैसा बात नहीं है। हम ये क्लियर करना चाह रहे हैं। इट इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम, ये डेटा है, ये इंफॉर्मेशन है, ये प्रोग्राम है जो कि रहता कहाँ है, तो वहां जहां स्टोरेज है, जहां हमारे कंप्यूटर में डेटा स्टोर हो सकता है, जहां हम अपने फाइल को सेव करते हैं ना, ठीक वैसे ये रहता है। इट मीन्स अगर हम आइडेंटिफाई कर पाए तो शायद हम उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, जैसे आप फाइल को डिलीट करते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, अ वायरस इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम विच इज क्रिएटेड बाय एनी यूजर एंड इट्स मेन वर्क इज टू डिस्ट्रॉय द डेटा ऑफ एनी कंप्यूटर। इसका मेन काम हमारे कंप्यूटर के डेटा को डिस्ट्रॉय करना यानी नष्ट करना होता है। इसलिए इस तरीके का प्रोग्राम जब हमारे सिस्टम में आता है तो हमारा सिस्टम सही ढंग से काम करना बंद कर देता है। यह सही से स्टार्ट नहीं होगा, यह सही से काम नहीं करेगा, यह कभी हैंग हो जाएगा। इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं। हम जो चीज ढूंढना चाह रहे हैं वो नहीं मिल पाएगा हमको। तो वायरस के बारे में अभी तक आप क्या जाने कि वायरस इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस, और ये बनाया जाता है किसी यूजर के द्वारा। इसे बनाने वाले हम और आप हैं। अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर हैं, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप एक वायरस भी डेवलप कर सकते हैं। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, इट मीन्स आप एक वायरस डेवलप कर सकते हैं। अब दिमाग में आता होगा कि भाई क्यों डेवलप करेंगे। जाहिर सी बात है हम इसका आंसर देंगे अभी आपको कि क्यों डेवलप करते हैं कोई वायरस। क्योंकि हम आपको एक लाइन और बताए कि इसका मेन काम हमारे कंप्यूटर से डेटा को डिस्ट्रॉय करना होता है। हमारे कंप्यूटर से डेटा को डिस्ट्रॉय करना होता है, नष्ट करना होता है। तो फिर इसे लोग क्यों बनाते हैं, ये एक सवाल है। चलिए इसको ध्यान रखिएगा, हम इसको आगे इसी वीडियो में क्लियर करेंगे कि वायरस को क्यों बनाया जाता है। फिलहाल हम ये जानेंगे कि दुनिया का सबसे पहला वायरस जो था, जिसका नाम था सी ब्रेन, ये दुनिया का सबसे पहला वायरस था जिसे बनाया गया था पाकिस्तान के द्वारा। और बनाने वाले दो साइंटिस्ट एमडी वशीद और एमडी अमजद नाम के ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पहली बार इस वायरस को बनाया। सी ब्रेन इंडिया में पाए जाने वाला सबसे पहला वायरस है जो इंडिया में पाया गया, कहीं और से आया लेकिन इंडिया में मिला। और जोशी, जिसका पूरा नाम हैप्पी बर्थडे जोशी था, ये जोशी इंडिया के द्वारा बनाया जाने वाला सबसे पहला वायरस है इस दुनिया। ये वायरस, अब दिमाग में आता होगा कि भाई अगर ये हानिकारक ही है तो लोग बनाते क्यों हैं। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टॉपिक से हट करके सोचना पड़ेगा और थोड़ा सा टॉपिक से हट करके जानना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण है, वायरस क्यों बनाएंगे लोग जब वायरस हानिकारक ही है। तो देखिए, चलिए इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ ब्लैंक एरिया है और हम समझते हैं। क्या आपको पता है एक सॉफ्टवेयर बनाने में कितना मेहनत लगता है। ये आजकल की तरह मत सोचिए, आप नेट चलाते चलाते यूट्यूब पे, फेसबुक पे वीडियोस देखते हैं, 1 घंटा में एप्लीकेशंस बनाए, 10 मिनट में एप्लीकेशंस बनाए। बच्चा का खेल है गुड़बा गुड़िया का। 10 मिनट में एप्लीकेशंस बनाए, 10 मिनट में सॉफ्टवेयर बनाए, 15 मिनट में वेबसाइट बनाए। नहीं, इस तरीके के वीडियोस आपको केवल बेवकूफ बनाते हैं। एक सॉफ्टवेयर जिसे हम कहते हैं वास्तविक में एक सॉफ्टवेयर,
जो किसी यूजर के काम आएगा, जो किसी यूजर के काम आएगा, जिसको लोग यूज करेंगे, जिसको लोग शौक से परचेज करना पसंद करेंगे। ये काफी मेहनत का काम है। एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें हमारे पास कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जानकारी होनी चाहिए। हमारा लॉजिक क्रिएशंस बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। हमारा दिमाग जितना बेहतर होगा, हम उतना अच्छा लॉजिक क्रिएट कर पाएंगे, और जितना अच्छा लॉजिक हम लगा सकते हैं, हम उतना ही बेहतर से बेहतर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इसको समझने के लिए चलिए हम मान लेते हैं कि किसी एक सॉफ्टवेयर का नाम ले लेते हैं, जैसे विंडोज हो गया, ऑफिस हो गया, फोटोशॉप हो गया, कोरल हो गया, कोई एक सॉफ्टवेयर उठाइए ना, एनीथिंग। हम मान लें कोरल, चलिए कोरल मान लेते हैं। कोरल, पता नहीं आप लोग जानते भी होंगे नहीं जानते होंगे इस एप्लीकेशन के बारे में कि ये क्या है। फोटोशॉप तो जरूर जानते होंगे आप। फोटोशॉप नहीं जानते होंगे, एमएस ऑफिस तो जरूर जानते होंगे। हम इनमें से ही किसी एक एप्लीकेशन को चूज कर लेते हैं इन चीजों को समझने के लिए कि वायरस क्यों बनाया जाता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। चलिए हम मानते हैं एमएस ऑफिस। अगर अगर हम एक कंपनी है, हम एक डेवलपर हैं, दोनों में से कुछ भी मान लीजिए, कितना वक्त लगेगा हमको एमएस ऑफिस बनाने में? अगर हम शुरू से शुरू करना चाहें तो, शुरू से, जीरो से, आज जिस लेवल पे एमएस ऑफिस है उस लेवल पे शुरू करना चाहें तो, या फोटोशॉप जिस लेवल पे आज है हम उस लेवल का फोटोशॉप सेम डुप्लीकेट एकदम बनाना चाहें शुरू से कोडिंग करके, या कोरल ड्रा जीरो से आज के हिसाब तक बनाना चाहें, पहले तो ये जानिए कि इनको सीखने में कितना वक्त लगता है आपको चलाने के लिए। अगर आप कोरल ड्रा ढंग से सीखते हैं ना, ढंग से, हमको नहीं लगता कि 3 महीना के पहले आप सीख भी पाइएगा। और पता है 3 महीना में कितना सीखिएगा? पूरे कोरल ड्रा में जितना जानकारी है, जितना जानकारी है, हम इन सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे, हम तीनों की बात कर रहे हैं। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना और 1 साल का कोई भी कंप्यूटर का कोर्स कर करके आपको लगता है कि आप बहुत कुछ जान चुके हैं। ये कंप्यूटर की दुनिया बहुत बड़ी है। आप इसमें से किसी को भी मान लीजिए कि आप 3 महीना का आपने पूरा क्लास कर लिया सिर्फ एक पैकेज, चाहे एमएस ऑफिस, फोटोशॉप या कोरल, एनीथिंग। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही पैकेज है, 3,000 करोड़ होगा। अब इसमें से किसी एक पैकेज को हम लेकर के चलते हैं कि मान लेते हैं इसको अगर हम सीखते हैं तो 3 महीना में आप सीख लेते हैं। कितना परसेंट जानते हैं आप सीख करके? हकीकत तो यह है कि आपके हाथ में इस वक्त जो मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन के भी अगर हम सारे ऑप्शंस को देख लें कि कितना परसेंट जानकारी रखते हैं, तो नॉट मोर देन 10%। 10% बहुत है। जो अब 10% अपने मोबाइल के सारे ऑप्शंस के बारे में जानेंगे, अपने मोबाइल के सारे ऑप्शंस का केवल 10% जानेंगे ना। जब आपको ऐसा लगेगा कि हम पूरा जान चुके हैं, तब समझिएगा कि 10% जानेंगे। जब 10% जानिएगा तो आप अपने आप को बहुत बड़ा काबिल समझना शुरू कर दीजिएगा कि हम तो अब सब कुछ जान गए। ये मोबाइल फोन की दुनिया या कंप्यूटर्स की दुनिया इतनी बड़ी है। तो जिस चीज को 3 महीना में पूरी तरह सीख नहीं सकते कि भाई हम यहां क्लिक करेंगे तो ऐसे होगा, यहां क्लिक करेंगे तो ऐसे होगा, आपको क्या लगता है कि 3 महीने में बना दिया जा सकता है? कभी नहीं। इसको बनाने में जो वक्त लगता है, चलिए उसको हम एक एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट करें। हालांकि ये पूरी तरह से बकवास होगा ये वैल्यू,
क्योंकि कोई सर्वे नहीं है, हम एक इलॉजिकल बात कर रहे हैं कि मान लीजिए इसको बनाने की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं 10,000 इंप्लॉय है, और ये 10,000 इंप्लॉय अगर हम इसमें से किसी एक पैकेज को शुरू से शुरू करना चाहें ना, तो कितना भी कम वक्त लगाएगा ना, 10,000 इंप्लॉय 5 साल का वक्त लगाएगा, तब जाकर के आज के लेवल तक पहुंचा पाएगा। इसे तो 10 साल भी लग सकते हैं। चलिए समझने के लिए हम मान लेते हैं बेहतर होगा मेरे लिए 100 महीना, लगभग 8 सवा 8 साल। एक पैकेज की बात कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं कि इतना दिन में कोरल ड्रा भी बन जाएगा, फोटोशॉप भी बन जाएगा, पेज मेकर भी बन जाएगा, एमएस ऑफिस भी बन जाएगा, इधर ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज भी बन जाएगा। हम ऐसा नहीं बोल रहे। कोई एक चीज आप पकड़ के चलिए, तो इतना इंप्लॉय इतने महीने तक काम करेगा, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जिनका दिमाग एक आम इंसान के मुकाबले काफी बेहतर होगा। इनकी सैलरी क्या हो सकती है, आपको क्या लगता है? 10,000, 20,000, 30,000, 50,000? कितना भी कम होगा तो 1 लाख मान लीजिए, सबसे घटिया किस्म का भी सैलरी पर पर्सन, पर मंथ। और बेहतर होगा तो हो सकता है 5 लाख रुपया भी हो। हम ऑन एवरेज अभी 1 लाख मान के चल रहे हैं। क्या लगता है कितना खर्च हुआ? एक पे 3 1 4 2 6 और 5 11 शून्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शून्य। इतना खर्च एक सिंगल सॉफ्टवेयर बनाने में। हम एक इलॉजिकल बात कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये समझने के लिए जरूरी है इस चीज को समझना कि क्यों बनाया जाता है वायरस। कितना हो गया ये? करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। 10 खरब ही हुआ ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 मिनट, 1 2 3 2 5 2 7। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 1 खरब। 1 खरब, सॉरी, 1 खरब। इतना इन्वेस्टमेंट हुआ किसी कंपनी का, प्लस इसका एडवर्टीजमेंट, लॉन्चिंग, जो भी एम्प्लॉय उनके यहाँ हैं उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज, जैसे रहने के लिए फ्लैट, चलने के लिए कार, इंक्लूडिंग पेट्रोल। जी हाँ, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो कंपनीज होती है, जो एक अच्छी कंपनीज होती है, वो अपने एम्प्लॉय का हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है उसको। घर, खाना, रहना, घूमना, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग फ्री, सब कंपनी अफोर्ड करती है। लॉन्चिंग, एडवर्टीजमेंट सब मिला करके हम मान लें इसको 1 खरब को हम 2 खरब कर देते हैं, सीधे 2 गुना। 2 खरब लग करके एक सॉफ्टवेयर बना है। ठीक, जैसे इसको ऐसे समझिए कि 1,000 करोड़ लग कर करके एक मूवी बना है। 1,000 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, ऐसा लगता है ना कि 500 करोड़ लगा और एक मूवी बना। आप मूवी को कितने में देखते हैं? 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1,000 रुपया। 1,000 रुपया खर्च कर करके आप 500 करोड़ का मजा लेते हैं। लेकिन ये इतना बल्क में होता है, ये क्वांटिटी।
कि धीरे 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 वो कंपनी को प्रॉफिट होता है और एक ही दिन में मूवी 200 करोड़ का बिजनेस करती है। मतलब जितना लागत था उसके अलावे 200 करोड़ और आ गया, 300 करोड़ और आ गया। इसी प्रकार से समझिए कि 2 खरब लगाने के बाद, इसको हम करोड़ में समझा दें। करोड़ में मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 2,000 करोड़ की बात हो रही है यहाँ पे। 2,000 करोड़ लगाने के बाद एक सॉफ्टवेयर बना। पता नहीं वो चलेगा नहीं चलेगा, फेलवर होगा, क्या होगा, बात की बात है। सपोज करिए बन गया है। कितने परसेंट लोग हैं जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर खरीदते हैं? आपके पास है ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, आपने खरीदा है। अगर हम यहाँ एक बिहार शरीफ जैसे सिटी में रह रहे हैं और बिहार शरीफ जैसे सिटीज की हम बात कर लें, हम तो यहाँ ओरिजिनल सॉफ्टवेयर खरीद करके ही सारा कुछ यूज कर रहे हैं। इवन इस समय डिस्प्ले करने के लिए भी ना, ये भी सॉफ्टवेयर जो हमने परचेज किया हुआ है, जो कि हम आईपैड से सिस्टम पे इस तरीके से टाइपिंग कर करके बताते हैं, इसका भी कॉस्ट तकरीबन 4500 रुपये आया है। बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है ये, बच्चों वाला सॉफ्टवेयर है ये, तब भी इसका कॉस्ट 4500, और वो भी पता है सिर्फ 1 साल के लिए। तो हम अगर इन जैसे सॉफ्टवेयर की बात करें ना, कि कोरल, कोरल आज के डेट में पता है आपको किस रेट में मिलता है? तकरीबन 75-76 हज़ार रुपये। यकीन नहीं हो रहा है? 75 हज़ार, बहुत बड़ा अमाउंट बोल दिए हम। नहीं, कम बोल रहे हैं, दिखाना चाहेंगे हम। कोरल ड्रॉ 2021 ओरिजिनल वेबसाइट है ये हमारा। देखिए तो कितने का सॉफ्टवेयर आता है ये? 75,500 रुपए, एक पीसी, एक यूजर। फोटोशॉप कितने का आता है? फोटोशॉप बाय नाउ, ऑल एप्स, 4230 रुपया पर मंथ। 4230 रुपया पर मंथ, परमानेंट नहीं, और इंडिविजुअल है ये, बिजनेस पर्पज से जाइएगा। सिंगल ऐप 2300 रुपया, ऑल एप्स 5400 रुपया। ऑल एप्स का मतलब 20+ एप्लीकेशंस आते हैं यहाँ पे, और 20 से ज़्यादा भी एप्लीकेशंस आते हैं। स्टूडेंट्स के लिए हम जानते हैं थोड़ा डिस्काउंट मिलता है, 1596 रुपये। स्कूल या यूनिवर्सिटी के लिए सिंगल के लिए अलग है, ऑल एप्स के लिए अलग है। चलिए हम बिजनेस पर्पज की यहाँ पे बात कर लेते हैं। 5400 रुपये पर मंथ, ये कभी लाइफ टाइम नहीं आता। MS ऑफिस लेटेस्ट प्राइस, ऑल एप्स 595 रुपया प्रति यूजर प्रति मंथ। 595 रुपया प्रति यूजर प्रति मंथ। और अगर बिजनेस प्रीमियम में जाते हैं तो 1440 रुपये प्रति यूजर प्रति मंथ। कितने लोग खरीद करके चला रहे हैं MS ऑफिस, फोटोशॉप, कोरल ड्रा? अगर हम इनका एवरेज देखें ना, जान करके आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक सच है। हम जानते हैं, हम किसी भी प्रकार का सर्वे नहीं किए हैं, लेकिन एक अनुमानित वैल्यू, 100 में से 5, बहुत ज्यादा बोल दिए हम, 100 में से 5। चलिए ऐसा करते हैं, हम 100 में से 10 सिस्टम मान लेते हैं हम ओरिजिनल चलाते हैं बिहार शरीफ में, ऐसा मान लीजिए आप। और एक सॉफ्टवेयर आपको कितने में पड़ा? तो कोई एक बीच का वैल्यू हम ले लें, जैसे आपने
1500 रुपये पर महीने का भी सॉफ्टवेयर देखा और आपने 75,000 का वन टाइम सॉफ्टवेयर भी देखा। एक वैल्यू मान के चलते हैं हम, 10,000 ऑन एवरेज ले लें, कि 10,000 रुपये में आपको लाइफ टाइम मिल रहा है। 10% के हिसाब से बिहार शरीफ में टोटल नंबर ऑफ यूजर्स कितने होंगे कंप्यूटर चलाने वाले? 1,000, 10,000, और 10,000 का 10% मतलब 1,000। चलिए, मल्टीप्लाइड बाई 1,000, 1,000 ओरिजिनल चलाने वाले मान लिए, जो कि ऑलमोस्ट बिहार शरीफ में ढूंढने पर भी आप अगर टॉर्च लेकर के भी ढूंढना चाहिएगा तो नहीं मिलेगा, डेबरी का जमाना तो रहा नहीं। तो 10,000 लोगों ने, सॉरी 1,000 लोगों ने 10,000 रुपया लगाया हुआ है अपने एक एप्लीकेशन के पीछे, ऐसा हम मान ले रहे हैं। और ये बिहार शरीफ जैसे सिटी की बात है। चलिए, बिहार शरीफ जैसी सिटीज पूरी दुनिया में कितनी है? पूरी दुनिया में हम सीधे बात करते हैं, बड़ा मुश्किल होगा ये कैलकुलेशंस कि पूरी दुनिया में ये कैसे संभव है। ऐसा मानिए, बिहार शरीफ जैसा सिटी नालंदा डिस्ट्रिक्ट में कितना है? 10 में तो कोई डाउट नहीं है। इसी में राजगीर शामिल है, इसी में बिहार शरीफ शामिल है। चलिए हम मान लेते हैं 10। और हम कहते हैं कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट जैसा डिस्ट्रिक्ट पूरे बिहार स्टेट में कितना है? बिहार में शायद 38 जिला है, 55 जिला, कितना जिला है? नो आइडिया, क्योंकि हम कंप्यूटर के अलावा कुछ नहीं जानते। 38 हम मान लेते हैं, या ऑन एवरेज 30। हम ऑन एवरेज क्यों बार बार हम कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि देखिए, हम इसके हिसाब से ना हम यूएस को भी कंपेयर करेंगे। मतलब बिहार शरीफ जो कि इंडिया का किसी छोटा सा स्टेट का कोई छोटा सा सिटी है, इसको हम यूएस का कोई छोटा सा स्टेट का कोई छोटा सा सिटी से सेम, सबको सेम कैलकुलेट करेंगे। अब बिहार जैसे कितने स्टेट्स हैं इंडिया में? बिहार में शायद 55 जिला होगा जी, 38 जिला थोड़ा होगा। अच्छा, 38 जिला होगा। और इसको हम मान लेते हैं कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, इसको भी हम फिलहाल 30 मान लेते हैं। और इंडिया जैसी कितनी कंट्रीज है पूरी दुनिया में? 200 मान लेते हैं। कितना हो गया ये वैल्यू? 3 3 9 दूनी 18, 1 2 3 4 5 3 8 3 11 1 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारा खर्च कितना था? 2,000 करोड़। सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, इतना। रिटर्न कितना आया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़। एक लाख 80,000 करोड़। कब आया? जब हम बिहार जैसे स्टेट को गोवा जैसे स्टेट से कंपेयर किए हैं, जब हम यूपी जैसे स्टेट को बिहार जैसे स्टेट से कंपेयर किए हैं, जब हम श्रीलंका जैसे कंट्री को इंडिया जैसे कंट्री से कंपेयर किए हैं, जब हम रशिया जैसे कंट्री को इंडिया से कंपेयर किए, मतलब यहां हम पूरी दुनिया को एक समान मान लिए हैं, तब हम ये एग्री करते हैं कि यूएस में जो ये 10% है वो हो सकता है 80% से ज़्यादा हो ओरिजिनल यूजर्स की संख्या। हम ये भी मानते हैं कि जहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं
अच्छे जानकार हैं, जो लोग डुप्लीकेट यूज़ नहीं करते, जैसे हम मानते हैं इंडिया में ही केरल स्टेट्स की बात कर ले, या जिनके पास बहुत पैसा है, जैसे हम ऑल ओवर वर्ल्ड में सऊदी अरेबिया की बात कर ले, तो वो लोग हम मानते हैं वहाँ परसेंटेज हो सकता है 95% लोग ओरिजिनल यूज़ करते होंगे। हम सबको ऑन एवरेज 10% मान करके चले हैं यहाँ पे, तब कितना आया, 1,80,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया ये सॉफ्टवेयर एक दिन में। नहीं, बनाने में 10 साल लगा था, बिकने में भी एक आध साल लगेगा पूरी दुनिया में इस लेवल में। तब जाकर के उनको इतना रिटर्न आए। इसीलिए तो अमीर हैं ये बिल गेट्स जैसे लोग। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक। 2,000 करोड़, चलिए 2,000 करोड़ को आप मान लीजिए कि 1,00,000 करोड़ लगा था, रिटर्न कितना, 1,80,000 करोड़ आया। कितना आया ये? बहुत खुश ना। हम एक बिजनेसमैन होते और हमको, मेरा अगर इन्वेस्टमेंट 50,000 करोड़ होता और रिटर्न आता 1,80,000 करोड़ 12 सालों के मेहनत के बाद, तो हम अपने आप को लॉस में मानते। अब बात है, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देखिए, ये वो पैसा है, वो तब आया है जब लोग पायरेटेड यूज करते हैं, जब लोग डुप्लीकेट यूज करते हैं। जब ओरिजिनल यूजर की संख्या केवल हम 10% मान के चले हैं, मतलब इसमें एक शून्य सीधे बढ़ा दीजिए, तब ना 100% आएगा। और ये अनुमानित अनुमानित वैल्यू है। कितना आ सकता था? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000 करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, सॉरी करोड़ में बताना है आपको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000 करोड़, करोड़ के बाद देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 18,00,000 करोड़ आता। अब बताइए, जिसको 18,00,000 करोड़ आ सकता था किसी वजह से, कितना, 2,000 करोड़ या 5,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बाद 18,00,000 करोड़ आ सकता था, या 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बाद उनको क्या मिल रहा है? 1,80,000 करोड़। 12 सालों 14 सालों की मेहनत के बाद, क्योंकि 8 साल बनने में लगा, रिलीज होने में एक आध साल लगेगा, और उनको लाइफ टाइम सर्विस भी देनी है, लाइफ टाइम सर्विस भी देनी है। इस पे कई सारे इंजीनियर्स, कई सारे वर्कर्स काम करेंगे, कई सारी एजेंसीज होगी इनकी। तो कितने खुश होंगे वो लोग? हम एक बिजनेसमैन होते तो डेफिनेटली खुश नहीं होते। तो ऐसे केसेस में ये लोग मतलब ये कंपनीज, कौन सी कंपनीज? जो सॉफ्टवेयर बनाती है, कोरल, पेज मेकर, फोटोशॉप, या फिर एमएस ऑफिस। हम उन्हीं उन्हीं सॉफ्टवेयर का नाम खास करके इसलिए ले रहे हैं ना, कि इन नामों से आप वाकिफ हैं। इनके ऑनर जो हैं, आप क्या सोचते हैं कि और बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए? तो एक सिंपल सा तरीका है कि लोगों को इस बात की तरफ अट्रैक्ट करना कि आपको ओरिजिनल खरीदना है, हर कीमत पे ओरिजिनल खरीदना है। भाई ये लोग इसमें इंजीनियरिंग करते हैं, इसमें ऐसे कोडिंग्स करते हैं कि आप इसका पायरेटेड वर्जन आप यूज ना करने पाए। लेकिन अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकलता है? तो कंक्लूजन ये निकलता है ना कि माइक्रोसॉफ्ट में आज भी 30% एम्प्लॉय तो बिहारी, मतलब इंडियन है। बिहारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन इंडियन है एटलीस्ट।
और उस 30% में भी अगर हम 30% देख लेना तो वो बिहार और यूपी से बिलोंग करते हैं। तो जितना तेज माइक्रोसॉफ्ट या किसी खास कंपनी के सॉफ्टवेयर का इंजीनियर होता है, उतना तेज तो बिहार और यूपी में हर घर में आते हैं लोग। यहां क्या है इंडिया में, जुगाड़, कोई ना कोई जुगाड़ निकलता है, और जुगाड़ निकल कर करके उस सॉफ्टवेयर का एक तोड़ निकल जाता है, क्रैक वर्जन, और वही क्रैक बहुत सारे लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये पूरी तरह से इलीगल है, ये पूरी तरह से इलीगल है। ध्यान रखिए, अगर आप एक कंप्यूटर खरीदते हैं और आपने सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा हुआ है तो ये गैर कानूनी है। अगर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी आपके खिलाफ एक्शन लेना चाहे तो उनको ये पूरी तरह से राइट है कि वो आप पे एक्शन ले सकती है। जिस तरीके से एक गन खरीदने पर आपके पास लाइसेंस होता है, उसी प्रकार से एक सॉफ्टवेयर खरीदने के बाद आपको लाइसेंस मिलता है। एक सॉफ्टवेयर का भी लाइसेंस होता है, वो अथॉरिटी देती है आपको उस सॉफ्टवेयर को यूज करने की, वो कंपनी के द्वारा दिया जाता है। ये बात अलग है कि बिल गेट्स जैसे लोग हम और आप जैसे इंसान के पीछे क्यों पड़ेंगे। आप और हम उनको क्या दे पाएंगे, कितना। उनका एक दिन के नाश्ते का जो खर्च आता होगा, एक मिडिल क्लास फैमिली पूरी जिंदगी में उतना नहीं कमा सकता। इस समय जितने देर से ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तकरीबन आधे घंटे हो गए हैं, और इतने देर में इस समय 2 करोड़ से ज्यादा रुपया बिल गेट्स के खाते में नेट प्रॉफिट आ चुका होगा। क्योंकि पर आवर इंडियन करेंसीज में बिल गेट्स की कमाई 4.5 करोड़ के आसपास है आज के डेट में। पर आवर 4.5 करोड़। डाउट है तो आप गूगल कर सकते हैं। बिल गेट्स पर आवर इनकम, पैता 4,56,625 डॉलर। 4,56,625 गुना 70 कर लेते हैं, 3,19,63,000। अभी कुछ कम है। ये 1 घंटे की आमदनी है बिल गेट्स की, सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की वजह से, सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की वजह से। कारण कि एक सॉफ्टवेयर बनाने में आपको क्या लगता है, सिर्फ दिमाग, एक सिस्टम और एक दिमाग, बेहतरीन दिमाग। अब जाहिर सी बात है, अकेले एक इंसान एक इतना बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं बना पाएगा कि जो मार्केट में इतना बड़ा बिजनेस कर ले। तो इसके लिए कुछ बेहतरीन दिमाग वाले लोग, तो अगर इनकी संख्या 10,000 है तो समझ लिए 10,000 लोगों की सैलरी, और वो सैलरी ना जो इंडियन गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं करती। यही कारण है कि यहां डेवलपर्स की संख्या आपको बहुत कम मिलेंगे। मिलेंगे, बच्चों वाले डेवलपर्स मिलेंगे। हम इंडिया की बुराई नहीं कर रहे, हम प्राइवेट कंपनीज की बड़ाई कर रहे हैं कि वो पैसे देती हैं, वो नॉलेज ढूंढती हैं। अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो यकीन मानिए आपको कंपनी ढूंढ लेगी, आपको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम बता रहे थे कि हमेशा हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए। अगर हम ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज करें, अगर हम ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज करें
तो कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा होगा। तब जाकर के एक चीज और हो सकता है कि आज जो सॉफ्टवेयर का प्राइस हमको देखने को मिलता है वो आज वो फिर बाद में ऐसा ना मिले। आप इमेजिन करके देखिए ना कि जो सॉफ्टवेयर आजकल इंडिया में 75,000 रुपए का मिल रहा है और उसके खरीदने वालों की संख्या अगर ऑल ओवर इंडिया 1 लाख लोग हैं, जिस दिन ये 1 करोड़ लोग हो जाएंगे, जिस दिन 1 करोड़ लोग हो जाएंगे, भाई कंपनी को क्या है, इतना पैसा कहां रखेगी। वो 75,000 से हम ठीक है मानते हैं हम कि 7,000 नहीं कर देगी, लेकिन 25,000 तो कर सकती है। ये संभव है। अगर हम चोरी ना करें तो शायद ये संभव है, लेकिन हमारे द्वारा सॉफ्टवेयर की चोरी की जाती है। अल्टीमेटली जो जुगाड़ हम लोगों के द्वारा निकाल दिया जाता है, बिहार और यूपी वाले लोगों के द्वारा, हम यहाँ इनकी बदनामी नहीं कर रहे हैं, इनके दिमाग की तारीफ कर रहे हैं कि ये इतने ओवर ब्रिलियंट होते हैं कि हर एक चीज में कोई ना कोई जुगाड़, कोई ना कोई तुक्का लगा। एक्चुअली में इसको ऐसा समझिए ना कि सॉफ्टवेयर डेवलपर होते कौन है, स्पेशली भगवान के द्वारा स्पेशल मैन्युफैक्चर किए गए व्यक्ति, मतलब जिनको भगवान फुर्सत में बनाते होंगे, दिमाग उनका फुर्सत में मैन्युफैक्चर होता होगा। नहीं ना, वो हम और आप ही होते हैं ना। और वो उस लेवल तक पहुंचते कैसे हैं, तो उसकी पढ़ाई करके। वो पढ़ते कहाँ हैं, इसी धरती पर, इसी जगह पर। उसी में से जो बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं वो वैसी कंपनियों में जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो बेहतर नहीं देते हैं वो कुछ नहीं करते हैं। अब रैंकिंग के हिसाब से देख लीजिए कि 100 से लेके 1 तक वाले लोग हैं, तो चलिए 100 वाले को तो बिल गेट्स ले गए, 99 वाले को मान लेते हैं स्टीव जॉब्स ले गए, तो मानते हैं 90 तक के सब लोग चल गए, 89 वाले तो यहां बचे हुए हैं ना। वो लोग निकालते हैं जुगाड़ क्रैक करके। अब इस सिचुएशंस में कंपनी क्या करती है, वो वायरस बनवाती है। क्या होगा जी, अगर हमारा 2,000 करोड़ सॉफ्टवेयर बनाने में खर्चा हुआ था या 1 लाख करोड़ सॉफ्टवेयर बनाने में खर्चा हुआ था, हम 100 करोड़ और खर्चा कर देंगे तो मेरी जैसी कंपनी का क्या होगा। मेरी जैसी कहने का मतलब जैसे अगर हम माइक्रोसॉफ्ट हैं और अगर हम ऐसा कर दें और मेरा 100 करोड़ खर्चा ही हो रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन इस वायरस बनाने के बाद उसको हम अपने सॉफ्टवेयर में इंक्लूड कर दें और कहें कि जैसे ही इसका कोई डुप्लीकेट करने की कोशिश करे, कोई इसका क्रैक करने की कोशिश करे, वैसे ही उसके सिस्टम में वायरस आ जाए। इस डर से हर सिटी में अगर एक बंदा भी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर खरीदता है ना, तो ये 100 करोड़ का सीधे 1,000 करोड़ रिटर्न आ चुका होगा। और अगर इसकी वजह से ज्यादा बिजनेस हुआ तो ये बेहतर है। यानी एक मुद्दा समझ में आया कि सॉफ्टवेयर के साथ साथ ही वायरस भी बनाया जाता है कंपनियों के द्वारा। क्यों? टू स्टॉप द पायरेसी ऑफ ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। और ये लीगल है, ये इलीगल नहीं है। वायरस मतलब यहां कोई कीटाणु नहीं है, यहां कोई मिसाइल की बात नहीं कर रहे हैं हम। ये एक प्रोग्राम है, तो भाई हम अपने प्रोग्राम में अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए हमने ऐसा बाउंडेशन लगा दिया कि जैसे ही इसका कोई इस एप्लीकेशन फाइल्स में, इसके एग्जीक्यूटिव फाइल में अगर कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करे और इसके कोडिंग्स में थोड़ा सा परिवर्तन ला करके इसको क्रैक करने की कोशिश करे, उस समय एक दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए जिसकी वजह से वो हमारे कंप्यूटर के डेटा को डिस्ट्रॉय करना शुरू करे, हमें डिस्टर्ब करना शुरू करे। और भले ही एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक बेहतरीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में 10 साल लगा था, लेकिन एक वायरस बनाने में ना
अगर 10,000 इंजीनियर हैं तो शायद 1 महीना भी नहीं लगेगा। उतने ज्यादा की जरूरत नहीं है, हम अकेले भी वायरस बना सकते हैं। हाँ, अब कहिए कि वायरस कितना बेहतरीन बनेगा वो बात अलग है। वायरस 2 मिनट में भी बन सकता है और वायरस 2 साल भी लगा देगा। सॉफ्टवेयर भी जैसे हम शुरू में बताए थे ना कि कुछ वीडियोस में आप देखते हैं कि 15 मिनट में सॉफ्टवेयर बनाइए, 1 महीना में एप्लीकेशन बनाइए, तो 1 घंटा में एप्लीकेशन बनाइए। तो वो 1 घंटा में बनता तो है ना, बेवकूफ ही सही, लेकिन बनता तो है। लेकिन अगर बेहतरीन पे जाएंगे तो शायद सालों लगेगा ना। ठीक इसी प्रकार से, तो एक मुद्दा आपको समझ में आया, टू स्टॉप द पायरेसी। पायरेसी मतलब डुप्लीकेट ऑफ ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, बनाया जाता है वायरस। यानी एक चीज और समझ में आ गया होगा आपको कि अगर हम लाइफ में हमेशा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें ना, तो वायरस आने की संभावना 50% से ज्यादा खत्म हो जाती है। हम अगर किसी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें तो, क्योंकि वो कंपनी हमको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी कि हम वायरस से कैसे बचें। दूसरा एक और मुद्दा होता है कि क्यों बनाया जाता है ये। दूसरा मुद्दा है, ये मुद्दा तो हम समझा चुके, टू स्टॉप द पायरेसी ऑफ ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। दूसरा है कि एक वायरस बनाने के बाद हमको क्या मिलता है जो किसी भी इंसान को चाहिए। नेम, फेम, मनी। हम अच्छी सोच वाले हैं तो भी और बुरी सोच वाले हैं तो भी। चलिए हम पहले बुरी सोच वाले बनते हैं। हम बुरी सोच वाले हैं, हम वायरस बनाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वायरस, सालों की मेहनत के बाद बनाए, बेचना चाहेंगे। कुछ वैसे लोग जिनका काम होता है पूरी दुनिया में आतंक मचाना, आतंक फैलाना, वैसे लोग हमसे खरीदेंगे? डेफिनेटली खरीदेंगे। कितना पैसा देंगे? जितना आप शायद सोच भी नहीं सकते। जाहिर सी बात है कल के डेट में हम पकड़े भी जाएंगे, ये तय है कि हम पकड़े भी जाएंगे। बहरहाल हमको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, मनी मिलेगा। चलिए हम अच्छी सोच वाले बनते हैं। हम इतना बेहतरीन वायरस बनाए कि किसी सॉफ्टवेयर का डुप्लीकेट ही नहीं होने देंगे। लाख जुगाड़ू इंसान हो, जुगाड़ करते रह जाए और उसका पायरेसी ना हो, क्रैक ही ना होने पाए। क्रैक करने की कोशिश करने पर भी उसके सिस्टम में वायरस आ जाए, कोशिश पर भी आ जाए, क्या होगा? कितना पैसा देगी हमको कोई कंपनी? फिर यहां बात आता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। पूरी जिंदगी जितने पैसे को, वो पैसे को पैसे में मत बोलिए, अगर वो आप डॉलर्स में भी कहिए कि पूरी जिंदगी हम हजार हजार के डॉलर्स को सिर्फ जलाते रहें, पेट्रोल डाल के आग भी लगाते रहें तो भी खत्म नहीं होगा, वो शायद इतना पैसा होगा। तो मनी तो मिल गया, बाकी नेम फेम ऐसे मिल जाएगा, क्योंकि दुनिया भर के हर एक न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में, फुल पेज में भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली कंपनीज जो हैं उनके साथ हाथ मिलाते हुए मेरा फोटो होगा। तो फिर दोनों ही परिस्थिति में हमको एक वायरस बनाने पर नेम फेम मनी मिलता ही है, मिलता है, पॉजिटिव वे में भी, नेगेटिव में भी, वे में भी। अच्छी सोच वाले हैं तो भी, बुरी सोच वाले हैं तो भी।
ये हम अगर इंडिविजुअल बनाते हैं तो इंडिविजुअल थिंकिंग, इंडिविजुअल थॉट। और अगर हम किसी का कंपनी के अंडर रह करके बनाते हैं तो भी हमको नेम फेम और मनी मिलेगा, क्योंकि रिवार्ड तो मिलेगा कंपनी से अगर बेहतरीन बनाते हैं। नेम फेम मनी उस परिस्थिति में भी है। इसीलिए बनाया जाता है वायरस, और वो भी किसी न किसी यूजर के द्वारा, किसी न किसी यूजर के द्वारा। मतलब बनाने वाले हम और आप होते हैं। जैसे एक सॉफ्टवेयर बनता है वैसे एक वायरस बनता है। आप अगर एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं तो डेफिनेटली आप एक वायरस भी बना सकते हैं, अगर आप एक असली प्रोग्रामर हैं तो। आपने अगर आधे घंटे में ऐप बनाने वाला कोर्स नहीं किया हो तो, आपने 5 सालों की पढ़ाई कर करके ऐप डेवलपमेंट करने का तरीका ढूंढा हो तो डेफिनेटली आप भी एक वायरस बना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कल से लग जाइएगा वायरस कैसे बनाएं, क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं बहुत ही ऊपर के लेवल की। ग्राउंड लेवल पे ये बातें नहीं हो रही थी अभी। और ये सब इलॉजिकल बात है। लॉजिकल हम नहीं, मतलब आप बकवास कह सकते हैं इसे, लेकिन भाई समझने के लिए ये एकमात्र तरीका है कि वायरस क्यों बनाया जाता है। जब वायरस इतना ही हानिकारक है हमारे कंप्यूटर के लिए, ये हमारे कंप्यूटर के डेटा को डिस्ट्रॉय ही करता है, तो बनाया क्यों जाता है, इसको समझने के लिए यही एक बकवास तरीका है, जिससे आप बहुत आसानी से, हम समझते हैं कि आप समझ चुके होंगे कि वायरस क्यों बनाया जाता है। हम जानते हैं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ तक देखे हैं तो अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा। हम ये भी चाहेंगे कि आप आगे भी देखिए। अभी तक आप केवल और केवल ये जाने हैं कि वायरस क्या होता है। अभी तक आप ये भी जान चुके हैं कि वायरस कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है। ये छींकने से नहीं आएगा कि हम कीबोर्ड पे अच्छी कर दिए तो भाई अब इसमें वायरस आ गया, अब प्रॉब्लम आ जाएगा सिस्टम में, सिस्टम खराब हो जाएगा वगैरह वगैरह ना। जो आपका वायरस है वो आपके लिए है, मतलब ह्यूमन का वायरस ह्यूमन के लिए, सिस्टम का वायरस सिस्टम के लिए। ना सिस्टम का वायरस आपके बॉडी में आएगा, ना आपका वायरस सिस्टम के पार्ट्स में जाएगा। दोनों ही वायरस डिफरेंट डिफरेंट है। दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। एक वायरस डेटा है और एक वायरस लिविंग थिंग कहिए तो हम शायद गलत बोल देंगे, और नॉन लिविंग कहिए तो भी हम गलत बोल देंगे। एक जीव है, सजीव है निर्जीव है पता नहीं, लेकिन दूसरा तो डेफिनेटली कंप्यूटर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है। हाँ, अब है कि कैसे पहचाने हम कि हमारे सिस्टम में वायरस आ गया है। इसको पहचानने का क्या तरीका है। तो अगर आप देखते हैं कि आपका कंप्यूटर कभी कभी सही ढंग से स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, कभी 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 कभी, ना कि हमेशा। मान लेते हैं ऐसा होता है कि आप पहले स्टार्ट करते थे, 15 सेकंड में स्टार्ट होता था, या 1 मिनट में स्टार्ट होता था। चलिए आपका कंप्यूटर स्लो है, आपका साबुन स्लो है, ऐसे केस में 1 घंटा 1 मिनट में स्टार्ट होता था। लेकिन अब इधर क्या हो रहा है कि 4 बार 5 बार 8 बार 10 बार 20 बार से 50 बार से स्टार्ट करते हैं, आधा पे जाकर अटक जाता है, फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है, नहीं स्टार्ट हो पा रहा है। या स्टार्ट होता है, 2 4 बार कोशिश कर करके बहुत टाइम लेकर के 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लग जाता है मेरा एक कंप्यूटर स्टार्ट होने में। इट मीन्स कि आपके सिस्टम में वायरस आ गया है, जो आपके कंप्यूटर के बूटेबल फाइल को इन्फेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर सही तरीके से बूट नहीं कर पा रहा है। ये वायरस के एक सिम्टम्स है, एक लक्षण है। अगर आप पता है कि कब कब काम करते करते आपका सिस्टम हैंग कर जाता है। हैंग करना मतलब हम माउस हिला रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा है, हम कीबोर्ड का कोई की प्रेस कर रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसा भी होता है, ऐसा सिचुएशंस आता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली आपके सिस्टम में वायरस है। अगर ऐसा एक आध बार हो गया तो नहीं, हमको एक बार ठीक आ गया इसका मतलब थोड़ी ना कि हमको दम्मा है। हम 4 बार खांस दिए इसका मतलब थोड़ी ना कि कोरोना है। हमको एक दिन के लिए बुखार आ गया इसका मतलब थोड़ी ना कोरोना आ गया, नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है बार बार, हम नोटिस कर रहे हैं कि ऐसा बार बार हो रहा है,
इट मीन्स कि कुछ तो गड़बड़ है। तीसरा, अगर आप अपने सिस्टम पे किसी प्रकार का अनयूजफुल मैसेज पाते हैं तो भी समझिए कि आपके कंप्यूटर में वायरस है। अनयूजफुल मैसेज में मतलब आपका सिस्टम आपको सुबह सुबह गुड मॉर्निंग विश कर दे, हाय हेलो आई लव यू, ये सब वायरस के नाम हैं। इस तरीके का वायरस आया था, आप कभी सर्च करके देखिए। पता है आपको, जोशी वायरस जो पहली बार इंडिया के द्वारा बनाया गया था, वो क्या था, काम करते करते स्क्रीन पे आ जाता था हैप्पी बर्थडे जोशी, और वहां एक बॉक्स में लिखना पड़ता था, आप लिखिए हैप्पी बर्थडे जोशी, तभी आप आगे का काम कर सकते हैं। अब दिन भर में 50 बार आ गया तो भाई हम काम कर रहे हैं, हम उसको हैप्पी बर्थडे जोशी करते फिरे। ये वायरस के लक्षण है। अगर आप कभी पाते हैं कि आपके सिस्टम का नंबर ऑफ फाइल्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, स्टोरेज कैपेसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, आपने मानते हैं 1 GB डेटा रखा था, ऑटोमेटिकली ये 2 GB शो कर रहा है या 500 MB शो कर रहा है, आपने 1 लाख पीस फाइल रखा था, वो 1.5 लाख हो गया या 1.25 लाख हो गया या फिर 90,000 हो गया। दोनों ही परिस्थिति में अगर आपने और कुछ एडिशनल ऐड या रिमूव नहीं किया था और फिर भी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपके सिस्टम में वायरस है। अगर आप किसी भी प्रकार का वायरस इनकमिंग मैसेज अपने सिस्टम में पाते हैं तो इसका मतलब इनकमिंग अभी आ नहीं रहा, वो आ चुका है, इसीलिए मैसेज सिस्टम दे रहा है कि आपके सिस्टम में वायरस। कैसे कैसे आता है ये देखते हैं। एक सिस्टम में वायरस आने के अगर हम गेट को ही समझ जाएं और गेट को ही बंद रखें तो वायरस कभी नहीं आएगा। तो एक है जो कि हम पहले ही बता चुके, बाय यूजिंग एक्सपायर एंड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। अगर हम किसी एक्सपायर या पायरेट, जी हाँ, सॉफ्टवेयर एक्सपायर भी होता है। आप मान लेते हैं किसी कंपनी से सॉफ्टवेयर खरीदे 1 महीना के लिए, यूज करिएगा 3 महीना, वो एक बार वार्निंग देगा, 10 बार वार्निंग देगा, 50 बार वार्निंग देगा, अगली बार फिर एक्टिवेट कर लेगा वायरस। अब यूज करिए। पता है मेरे लाइफ का एक बड़ा एक्सपीरियंस रहा कि हम नॉर्टन एंटीवायरस यूज किया करते थे। एक समय की बात बता रहे हैं हम। नॉर्टन एंटीवायरस बहुत ही बेहतरीन एंटीवायरस अपने समय का, आज भी है, नो डाउट, लेकिन उसको लिमिटेड पीरियड से ज्यादा यूज कर रहे थे हम, कोई जुगाड़ लगा के। उस समय वो हुआ क्या कि वो खुद ही एक ऐसा वायरस में कन्वर्ट हुआ ना कि जिसको भगाने के लिए कोई एंटीवायरस काम नहीं आया। इसको आप ऐसे समझिए दूसरी भाषा में कि दवा जितना एक्शन करता है वो उतना ही ज्यादा रिएक्शन करता है। जिस दवा में एक्शन ही नहीं उसमें रिएक्शन कहां से होगा। जो दवा आपका एक्शन करता है वो डेफिनेटली रिएक्शन करता है। जो जितना बेहतरीन दवाई है वो एक्सपायर होने के बाद वो उतना घातक भी हो सकता है। तो अगर हम किसी एक्सपायर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें तो हमारे सिस्टम में वायरस आने की संभावना है। अगर हम किसी इन्फेक्टेड डिस्क मतलब कोई पेन ड्राइव ला करके दिया दोस्त, तो हम उसको अपने सिस्टम में लगा दिए, अगर हम ऐसा करें और पेन ड्राइव में अगर वायरस है पहले से तो हमारे सिस्टम में तो आ जाएगा ना। हम कोई ऐसा सीडी लगा रहे हैं जिसमें पहले से वायरस है, अपने सिस्टम में लगा रहे हैं, वायरस आ जाएगा ना। हम किसी दोस्त से मेमोरी कार्ड मांगे और वो मेमोरी कार्ड हम अपने मोबाइल फोन में लगा दिए, अगर उसमें पहले से वायरस है तो हमारे मोबाइल फोन में तो आ जाएगा ना। उसको फिर सिस्टम में लगा दिए तो सिस्टम में आ जाएगा ना। क्योंकि ये तो एक फाइल की तरह है, ये एक एप्लीकेशन की तरह है, ये ट्रांसफर हो सकता है, कॉपी पेस्ट हो सकता है, ये एग्जीक्यूट कर सकता है। तीसरा है, अगर हमारा कंप्यूटर एक कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ा हुआ है जहां बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं और उसमें से किसी एक सिस्टम में वायरस आ गया, नेटवर्क में शेयर्ड फाइल्स होने की वजह से हम अक्सर एक दूसरे से फाइल इधर से उधर किया करते, तो जाहिर सी बात है वायरस सारे कंप्यूटर्स में फैल जाएगा। और चौथा और सबसे बड़ा एरिया वो है कंप्यूटर इंटरनेट।
जहां आप किसी ऐसे वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं जिसमें वायरस है, तो आपके सिस्टम में वायरस आ जाएगा। यानी कि अगर आप इस चार काम को ना करें, कोई पेन ड्राइव, कोई मेमोरी कार्ड, कोई हार्ड डिस्क, कोई दूसरे का दिया हुआ डिस्क जिसमें पहले से वायरस है, उसको आप अपने सिस्टम से कनेक्ट ना करें, तो आपको कैसे पता? आप मान के चलिए कि हम किसी को कनेक्ट ना करें, बाहर से कुछ भी कनेक्ट ना करें, हम कोई डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर यूज ना करें, हम कोई नेटवर्क से जुड़े हुए ना हो और हम इंटरनेट यूज ना करें। अब सवाल आता है तो फिर कंप्यूटर का किस लिए खरीदें? एक कंप्यूटर खरीदिए और ये सब भी काम ना करिए, तो जाहिर सी बात है हम करेंगे ही, और करेंगे। और अगर ऐसी गलती करेंगे तो डेफिनेटली है कि वायरस आएगा, हम रोक नहीं पाएंगे। और अगर वास्तविक में हम ये सब काम ना करते हों, हम ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज करते हों, हम किसी भी डिस्क को अपने सिस्टम में कनेक्ट ही नहीं करते हों, हम नेटवर्क से जुड़े हुए नहीं हैं, हम इंटरनेट से जुड़े हुए नहीं हैं, तो ये तय मान लीजिए कि अब आप कंप्यूटर को कहीं रख के चलाइए, कुछ भी कर लीजिए, उसमें जिंदगी भर वायरस नहीं आएगा। अब है कि भाई हमको करना भी है, ये सब नहीं करेंगे तो कैसे होगा? लेकिन वायरस नहीं आना चाहिए, तो इसका प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन जानने के पहले आप टाइप जान लीजिए, कौन कौन से टाइप। तो देखिए अलग अलग बुक्स में इसको अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया गया है। हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ दो ही होता है, हम ये नहीं कहेंगे कि 10 होता है। 10 भी सही है, 2 भी सही है, 6 भी सही है, 5 भी सही है, 4 भी सही है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से वायरस को डिफाइन किया गया है कि इसके टाइप के हिसाब से। जैसे कुछ डुप्लीकेट करने वाला वायरस होता है तो उसको उसी ढंग का नाम दिया गया। कुछ नुक्का छिपी खेलने वाला वायरस होता है। हाँ, वायरस बहुत ड्रामेबाज होता है, डिफरेंट डिफरेंट किस्म का है मार्केट में। कुछ आपके फाइल को हाइड कर देगा, खुद उस जगह पे दिख जाएगा, तो उसको अलग नाम दिया गया है इस तरीके से। तो देखिए एक पहले के समय में एक वायरस था, बूट सेक्टर वायरस, जो कि स्पेशली आपके बूट सेक्टर ऑफ डिस्क को इन्फेक्ट किया करता था, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जिन फाइलों का इस्तेमाल करके स्टार्ट होता था, मतलब ये हमारा डिस्क है, तो हमारा डिस्क का ये जो इनर सेक्टर है, अब ये क्या होता है डीप में हमने अभी आपको नहीं बताया, लेकिन आप मानिए कि सबसे सुरक्षित जोन जो हमारे डिस्क का होता है उसे हम इनर ट्रैक कहते हैं। और उन इनर ट्रैक और इनर सेक्टर्स में ही हमारा वो फाइल मौजूद होता है जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर सही ढंग से स्टार्ट होता है, मतलब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल। तो बूट सेक्टर वायरस जब आता था तो स्पेशली इसी सेक्टर्स को इन्फेक्ट कर देता था, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर उन फाइलों को सही ढंग से ढूंढ नहीं पाता था और कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो पाता था। या आज के डेट में भी अगर इस तरीके का वायरस आ जाए तो आपको कंप्यूटर को स्टार्ट करने में परेशानियां होंगी। फाइल वायरस ये खास किस्म के फाइल को ढूंढ ढूंढ करके इन्फेक्ट करता है, ढूंढ ढूंढ करके। वो खास किस्म के फाइल कौन कौन से हैं जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर प्रॉपरली रन करता है? MS वर्ड जिसकी वजह से चलता है, नोटपैड जिसकी वजह से चलता है, टाइपिंग मास्टर जिसकी वजह से चलता है। चलने के लिए कुछ तो सॉफ्टवेयर का टाइप होता होगा ना, वो जैसे .com, .exe, .sys, .bat, .dll, बहुत सारे टाइप के फाइल होते हैं। ये क्या होता है हम डीप में अभी नहीं समझाए हैं, आगे एक समय आएगा तो डेफिनेटली समझाएंगे। अभी भी वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है, 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो चुका है ये। फिलहाल आप इतना समझिए कि ये खास किस्म के जो फाइल होते हैं इनकी वजह से हमारा कंप्यूटर रन कर रहा है, हम अपने कंप्यूटर में एप्लीकेशन खोल पा रहे हैं, हम यूज कर पा रहे हैं। अगर इस तरीके के फाइल को वो खोज करके करप्ट कर दे तो हम पर्टिकुलरली उस एप्लीकेशन को यूज नहीं कर पाएंगे, या हमको जब जब यूज करना होगा तब तक वो प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। नेक्स्ट, प्रिवेंशन, इससे बचाव क्या है? तो बचाव यही है कि अगर आप किसी भी प्रकार का सिम्टम्स अपने सिस्टम में पाते हैं कि आपके सिस्टम में वायरस है, तो इमीडिएटली आप अपने सिस्टम को शट डाउन कर दें और किसी नॉन इन्फेक्टेड डिस्क का इस्तेमाल कर करके आप उसको ऑन करें और उसमें एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करें। सिस्टम को शट डाउन करें, नॉन इन्फेक्टेड डिस्क का इस्तेमाल करके सिस्टम को स्टार्ट करें। ये टर्म तो आपको खुद करने आएगा नहीं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई दुकानदार करेगा। और उसके बाद उसमें फिर एंटीवायरस प्रोग्राम का इस्तेमाल करिए। अब एंटीवायरस प्रोग्राम क्या होता है? तो जैसे वायरस, उसका एंटीवायरस, मतलब बुखार लगता है तो वायरस,
और खाते हैं बदले में एंटीबायोटिक। तो ये एंटीवायरस, ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है। जो वायरस बनाता है वो एंटीवायरस डेफिनेटली बना सकता है, क्योंकि उसको पता है कि अंदर कोडिंग क्या है। एंटीवायरस समझिए कि वो व्यक्ति है, मेरे घर का वो चौकीदार है, वो गार्ड है, जिसको हम बोल दिए ए जो लाल कपड़ा पहन के आएगा ना उसको घर में मत घुसने देना। अब सोच लीजिए कि लाल कपड़ा वाला पहन कोई आ जाए, उसको ना ही घर में घुसने देगा। बस एंटीवायरस इज दैट टाइप ऑफ प्रोग्राम। लेकिन एंटीवायरस का रेगुलर यूजेस का मतलब होता है, एक प्रॉपरली यूजेस का मतलब होता है इसको समय समय पे अपडेट करते रहना। मतलब कल के डेट में फिर ये ऑर्डर देना, ए सिर्फ लाल नहीं, लाल हरा ब्लू पीला, ये 4 तरीके के कपड़ा पहन करके जो आए उसको उसको नहीं आने देना है। तो ये कैसे संभव है? तो एंटीवायरस जब आप अपने सिस्टम में यूज करते हैं, अगर संभव है तो कम से कम सप्ताह में एक बार, अगर संभव है तो डेली एक बार अपडेट जरूर करिए। इससे हमारे एंटीवायरस प्रोग्राम को नए नए वायरसेस की जानकारी हो जाती है, जिसकी वजह से वो हमारे सिस्टम में नए नए वायरस को ढूंढ पाता है। और किसी एंटीवायरस प्रोग्राम का इस्तेमाल अगर हम प्रॉपर तरीके से करें, मतलब रेगुलर वे में अपडेट करते रहें और अपने सिस्टम को स्कैन करते रहें, तो हमारे सिस्टम में वायरस आने की संभावना बिल्कुल नहीं होगी और हमें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। चाहे इंटरनेट यूज करें, हम नेटवर्क यूज करें, हम पेन ड्राइव यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये नहीं कहेंगे पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करें। खैर, अगर हम किसी एंटीवायरस प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल वाला, जुगाड़ों वाला नहीं, तो हमारे सिस्टम में वायरस आने की संभावना ऑलमोस्ट 99.99% कम हो जाती है। 0.01% कीटाणु बच सकता है। वो डिपेंड करता है कि हम कैसे एंटीवायरस प्रोग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कंपनी कितनी एक्टिव है और वो कितने क्विक वे में, कितने जल्दी जल्दी ये वायरस की इन्फॉर्मेशन को अपडेट करती है। क्योंकि जितनी देर से हम यहाँ बोल रहे हैं, हो सकता है उस वक्त एक दो वायरस डेवलप हो गया होगा। अब वो उस वायरस की जानकारी उस एंटीवायरस प्रोग्राम तक पहुंचेगी तब ना। तो कैसे पहुंचेगी? जब हम अपने एंटीवायरस को अपडेट करेंगे। अगर हम अपने एंटीवायरस को अपडेट करेंगे तभी तो हमको नए नए वायरस की जानकारी मिलती जाएगी उसको, ताकि उस तरीके के वायरस से वो निपट सके, वो उसको ढूंढ सके, वो उसको आइडेंटिफाई कर सके। कुछ एंटीवायरस प्रोग्राम के नाम हमने यहाँ पे लिए हैं, बस टवीरा, एवीजी वगैरह वगैरह। हम किसी खास नाम को यहाँ पे बेहतर या किसी को कमजोर नहीं कहेंगे। कारण यह है कि ये एक प्रकार से एडवर्टीजमेंट हो जाएगा और वो हम नहीं कर रहे किसी का। आप हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियोस देख रहे हैं उसमें से कोई भी वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये सब हमारे द्वारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सब जानकारी पसंद आ रही है तो डेफिनेटली हम ये जरूर चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई दिमाग में क्वेश्चन है तो आप हमसे बेझिझक कमेंट सेक्शंस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी जरूर करिएगा। अगर जानकारी बेहतरीन लग रही है तो आप इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही।